Very good afternoon. Namaskar. Myself Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital, and welcome in our Doctor Live. Today we have Dr. Salim Malik, our senior consultant, head of department emergency, having more than 12 years of experience in this field. Welcome, sir. Welcome in our Doctor Live. सो आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे सर यंगस्टर्स जो हैं स्ट्रेस लेवल में बिना किसी चीज़ को सोचे समझे अपने फ्यूचर अपनी फैमिली एक ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, कोई भी पॉइजन, कोई भी ड्रग्स का ओवरडोज, या अगर हम बच्चों की बात करें अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स की कोई मेडिसिन पड़ी होगी और वो ये सोच के कि ये टॉफी या कुछ है वो ले लेते हैं। सो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत आजकल देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इमरजेंसी में आप कंटिन्यूस इतना टाइम स्पेंड किया है तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो इसीलिए आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि सर ये पॉइजनिंग आखिरकार है क्या, और अगर हम पॉइजनिंग की बात करें क्या ये बहुत सारे टाइप्स का होता है, क्या दवाइयों का जो ओवरडोज है वो और पॉइजनिंग कुछ दोनों में अंतर है। सो आज आपसे ये जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल। नमस्कार सबको। बेसिकली कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो हमें ऑल टुगेदर मेडिकल साइंस की तरफ से प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है और उसका सेवन लिया जाता है किसी भी रीज़न के कारण, तो उसको पॉइजनिंग कहते हैं हम। जबकि कोई भी हम मेडिकल दवाई या चीज़ जो होती है जो मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है किसी डॉक्टर से, उसका अगर ज़्यादा सेवन किया जाए तो उसको हम ड्रग ओवरडोज कहते हैं। ये दुर्घटना है, दुर्भाग्य है हमारा कि आजकल के स्ट्रेस के ज़माने में काफ़ी लोग अपने हाथ में ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी और गलत कदम उठा लेते हैं। तो कभी भी इस तरीके की दुर्घटना हो कि कोई जना जल्दबाजी में, गुस्से में, स्ट्रेस में या आत्महत्या करने के सोच से अगर कुछ इस तरीके की चीज़ कुछ सेवन ले लेते हैं किसी चीज़ का, दवाई का, रैट पॉइजन का, ऑल आउट का, कोई मेडिसिन का ओवरडोज ले लेते हैं, नींद की दवाई जैसे होती है, तो उस कंडीशन में हम इमीडिएटली आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज को आप एक्टिवेट करें और पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर आए। सर क्या करना चाहिए अगर ऐसी कोई कंडीशन हुई है घर में, जब तक कि वो इमरजेंसी में आएंगे, हॉस्पिटल पहुंचेंगे? बहुत सारे लोग घर में ट्राई करते हैं वॉमिट कराने का या कुछ दे दीजिए, पानी बहुत ज़्यादा पिला दो। सो उस बारे में आप हमारे अगर व्यूअर्स को थोड़ा सा जागरूक करें कि उन लोगों को घर पे बैठ के उस टाइम पे जब तक वो हॉस्पिटल तक एंटर कर रहे हैं किन मेजर्स का, मतलब क्या चीज़ उनको ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल जी। तो जहाँ पे ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, उससे मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जो पॉइजनिंग होती है वो दो तरीके के हम ऐसे कर सकते हैं कि जो एजेंट्स होते हैं वो एसिडिक हो सकते हैं या फिर अल्कलाइन हो सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई चीज़ इस चीज़ को पी ले, खा ले, तो वो हमारे मुंह से फूड पाइप से होती हुई हमारे पेट को जलाती है। तो कभी भी हमें वापस उल्टी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में एक तो सारा का सारा चीज़ बाहर नहीं आएगा, दूसरे वो फिर से वापस जब जाएगा तो वो फिर से हमारी फूड पाइप को और मुंह को जलाते हुए जाएगा। और इस कंडीशन में काफ़ी चांसेस हैं कि भी पेशेंट का कुछ ना कुछ पदार्थ जो है वो गले के ज़रिए हमारी छाती में भी चले जाए। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है पॉइजन से नहीं मरता है, बट इन फैक्ट वो आगे जाके जो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे छाती का बड़ा निमोनिया हो जाए या पेट के अल्सर हो जाए या फूड पाइप फट जाए, तो उस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जानना है कि कभी भी खुद से उल्टी ना करें। काफ़ी लोगों के पास अंधविश्वास है कि हम पानी का घोल या नमक का घोल बड़ा स्ट्रॉन्ग दे दें जिससे उल्टियाँ हो जाए, तो वो बिल्कुल गलत होती है। कभी भी कुछ भी चीज़ मुंह से ना खिलाएं, कुछ देना, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज़ अंदर जाके रिएक्ट कैसे कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
जब आप अस्पताल आए तो जो शीशी है या जो खाली पत्ते हैं पन्ने के जो मेडिसिन के, तो उसे लेकर आए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके, ये नोट करें कि कितने बजे लिया होगा लगभग, और साथ ही साथ में ये लेकर आए कि पेशेंट की पहले की कौन सी दवाइयाँ चल रही थी, पहले से क्या चीज़ ले रहे थे पेशेंट, जो पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है उसका इंफॉर्मेशन जरूर अस्पताल लेकर आए। ओके सर, अगर हम फर्स्ट एड की बात करें तो फर्स्ट एड में क्या चीज़ें हम देते हैं अगर कोई ड्रग का ओवरडोज हुआ है या कोई पॉइजन हुआ, तो दोनों में कुछ अंतर तो होगा डेफिनेटली। जो बेसिक पॉइजन्स होते हैं या फिर ड्रग ओवरडोज काफ़ी बार जैसे थायराइड की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ, या फिर जैसे जो पेन किलर्स होते हैं पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, वो चीज़ें ज़्यादा लोग ले लेते हैं। और पॉइजनिंग में हमारे पास काफ़ी बार ऐसे आते हैं कि जैसे जो चूहे मारने की दवाई जो बहुत ही घातक रहता है, साथ ही साथ में जो स्प्रे या एग्रीकल्चर स्प्रेज होते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वो चीज़ लेकर लोग आ जाते हैं। तो जहाँ पे हर एक चीज़ का एक अलग एंटीडोट होता है और एक अलग ट्रीटमेंट होता है, वहीं पे ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फर्स्ट एड आप ऐसी कंडीशन में दे सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ आप 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में ही दे सकते हो, जिसमें अगर उस बीच में आप अस्पताल आ जाओ तो हम नाक के ज़रिए पाइप डालकर सबसे पहले तो पेट की सफाई करते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक लिवाज भी कहते हैं। कई बार हम गैस्ट्रिक सिर्फ एस्पिरेशन करते हैं, हम पानी नहीं अंदर डालते हैं सफाई के लिए। साथ ही साथ में हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं, एक खास तरीके का चारकोल होता है, ऐसा नहीं जो बाजार में मिलता है, और इसको बारीकी से करके डालते हैं, और ये भी सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर असर देता है इसके, उसके बियॉन्ड ये नहीं करता है। और एक्टिवेटेड चारकोल हर एक बीमारी में नहीं काम करता है पॉइजनिंग की, वो कुछ खास ही पॉइजन्स में काम करता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपातकालीन सेवाओं को एक्टिवेट करें, एम्बुलेंस से पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं, जिससे हम सही ट्रीटमेंट दे सके डिपेंडिंग ऑन दी करेक्ट पॉइजन दैट इज देयर। सर, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, हमने बहुत बार देखा कि छोटे बच्चे टैबलेट ले लेते हैं, उसके बाद कुछ गिर गई होती है और पेरेंट्स को नहीं पता चलता। 2-3 घंटे का या पूरे दिन का भी स्पैन हो जाता है, कुछ बच्चों को नहीं हो पाता, शायद उन्होंने कुछ बहुत ही कम डोज में लिया होगा। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या उन्हें बताना चाहेंगे कि क्या मेजर्स उनको देखने चाहिए, क्या चेंजेस बच्चों में आ सकती है उसकी वजह से, कि वो अगर 6 घंटे 7 घंटे के बाद भी ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं और वो इन्फॉर्म करें इमरजेंसी में, मतलब किस मेजर में उनको आना चाहिए? सो डिपेंडिंग ऑन जो मेडिसिन है उस हिसाब से रहता है कि क्या सिम्टम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर दर्द की दवाइयाँ है या तो उसमें काफ़ी तेज पेट दर्द हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती है, पैराडॉक्सिकल बुखार भी आ सकता है। यहाँ तक कि कई दवाइयाँ ऐसी है जो ब्रेन को अफेक्ट करके, ख़ास तौर से जैसे नींद की गोलियाँ हैं, तो उसमें ज़्यादा बेहोशी आ रही है, बच्चे को ज़्यादा सो रहा है, जो उठाने में दिक्कत आ रही है, साथ में दौरे आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप सोच सकते हैं कि शायद कुछ अबनॉर्मल चीज़ खाई है, सेवन किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक इमोशनल कंपोनेंट भी अटैच्ड होता है इस चीज़ से, कभी कोई लड़ाई होती है या स्ट्रेस होता है वर्क का, स्कूल का, पर्सनल स्ट्रेस होता है दोस्तों का, तो वो कंडीशन के साथ भी आप मैच करके देखते हैं कि कुछ ऐसा सेवन ना लिया हो। कभी आपको एमपी स्ट्रिप्स और ऐसे करके भी दिखे, तब भी आप एक बार अस्पताल ज़रूर आइए। तो उस केस में हम सिर्फ शॉर्ट एडमिशन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं 6 घंटे, क्योंकि जितने भी पॉइजन्स या दवाइयाँ हैं उनका असर पहले 12 घंटे में ज़रूर आता है। तो मेरा यही पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे मरीज़ों को जो भी जना ऐसा करता है वो बहुत ही मुश्किल का काम होता है। जो कोई अपना सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वो बहुत ही हिम्मत वाला और मुश्किल काम होता है किसी के लिए। तो हमें इस समय उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और हमें डेफिनेटली इसको छोटा नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी ने बाई चांस एक गोली भी एक्स्ट्रा ली है
तो हमें उनकी साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करानी चाहिए कि क्या नौबत आ गई कि ऐसा करना है। और ये चीज़ बच्चों में भी बड़ी कॉमन है, तो उधर भी काफ़ी ज़्यादा जो बिहेवियरल साइंस हम कहते हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं हम चीज़ें ठीक करने के लिए। सर ऐसे सिचुएशन में क्योंकि पेरेंट्स या अटेंडेंट जो होता है वो बहुत ही परेशान होता है, तो कहाँ जाना है, कहाँ मतलब लाइक कोई इमरजेंसी नंबर हम हाँ जी। अपनी तरफ से दे सकें उनको बिल्कुल। कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बेस्ट से बेस्ट सर्विस, तो वो किस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके इमिडिएटली, सो दैट उनका ट्रीटमेंट बहुत ही कम टाइम में जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। आइडली तो करेक्ट एडवाइस यही है कि कभी भी ऐसी स्थिति आए तो आप नियरेस्ट इमरजेंसी, जो नियरेस्ट आपके जो सबसे पास आपातकालीन सेवाएं हैं, आप उधर इमीडिएटली जाए और एक बड़े अस्पताल जाए जहाँ पे ये सारी सुविधाएं हुए। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में हम फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं ऐसी कंडीशन के लिए, जो पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी रहता है। फेलिक्स हॉस्पिटल में आप अगर ये नंबर नोट करें 7290047401, तो एक बार फिर बता देता हूँ 7290047401 ये नंबर है। इस पे आप 24 घंटे कभी भी कॉल करेंगे तो आपकी डायरेक्ट बात हो सकती है इमरजेंसी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर से, जो आपको करेक्ट एडवाइस दे सकते हैं कि उसी समय क्या चीज़ करनी है, पेशेंट को घर से लाते समय भी कैसे करना है। अगर एम्बुलेंस की सुविधा आपको चाहिए तो वो भी अरेंजमेंट में आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो देखा आपने, आज डॉक्टर साहब ने हमें कितने साफ शब्दों में समझाया कि सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जो हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या जो मिसहैपनिंग्स हो रही हैं बच्चों के साथ, कभी अचानक से जो दुर्घटना हो रही है उसको हमें नहीं उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे मेजर्स हम घर में भी उठा सकते हैं, हमें पेरेंट्स को या घर में जो है कैसे लुक आफ्टर करना है, अपनी दवाइयों का खुद ध्यान रखना है कि दवाइयाँ बच्चों के सामने इतनी ओपनली ना खाएं और ना रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके रिगार्डिंग आपकी जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वो फेलिक्स आपको प्रोवाइड करता है। आप इमरजेंसी में इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कभी भी, दिन में, रात के टाइम। अगर आपके घर में ऐसी कोई इमरजेंसी होती है सो आप इमीडिएटली हमें कॉल कर सकते हैं और आपको हम एम्बुलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया जाएगा। अगर पॉइजनिंग से रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कीजिए, अपने कुछ क्वेश्चंस लिखिए, डॉक्टर साहब खुद आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर देंगे। धन्यवाद।